गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। आज हम लोग एक डाउट क्वेश्चन क्लियर करेंगे। यस्टरडे मेरे पिछले वीडियोस पे यानी कि जो फ्यूज वाली वीडियोस मैंने अपलोड की थी, तो फ्यूज वाले वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था वाई फ्यूज वायर इंडिपेंडेंस ऑफ लेंथ। फ्यूज वायर लेंथ पे डिपेंड क्यों नहीं करता, वाई इट इज़ इंडिपेंडेंस ऑन द लेंथ। अभी तक तो चैनल पे अप टू स्टैंडर्ड 10th तक ही वीडियोस डाली गई है और स्टैंडर्ड 10th तक ही वीडियोस है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है कि व्हाई डज द फ्यूज वायर इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स लेंथ। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको थर्मोडायनेमिक्स की ज्ञान होनी चाहिए, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़नी चाहिए। मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन बताऊंगा। डायरेक्ट रिलेशन बता करके यहाँ पे समझा देने वाला हूँ कि फ्यूज वायर आपको लेंथ पे क्यों नहीं डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला चीज कि फ्यूज वायर है क्या, ये सारा चीज तो उस वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फ्यूज वायर काम कैसे करता है। तो फ्यूज वायर काम इस तरीके से करता है कि पहले तो उस वायर में करंट पास होने की वजह से हीट जनरेट होता है। मान लेते कोई मेरा फ्यूज वायर है, इतना बड़ा मैं एक फ्यूज वायर लिए, तो इस फ्यूज वायर में सबसे पहले क्या होगा कि इसमें करंट पास करेगा, तो पास करेगा तो इसके अंदर हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने के बाद ये मटेरियल क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। जब हीट इसके मतलब करंट रेटिंग, जो करंट रेटिंग से ज़्यादा होता है पहले तो उससे क्या होता है कि अपने आप फ्यूज कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। मतलब कि इसके अप्रिसिएबल वैल्यू से अगर ज़्यादा इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और उससे ज़्यादा अगर हीट का प्रोडक्शन हो जाता है तो क्या हो जाएगा, मेल्ट ही हो जाएगा ना, गल जाएगा तो टूट जाएगा, तो सर्किट ओपन हो जाएगा, तो सर्किट ब्रेक कर गया तो करंट पास नहीं करेगा। तो इस तरीके से फ्यूज हमारे सर्किट को बचाता है, इनफैक्ट हमारे पूरे अप्लायंसेस को बचाता है बर्बाद होने से, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि फ्यूज वायर को किस तरीके से क्यों फ्यूज वायर डिपेंड नहीं करता है लेंथ पर। सबसे पहला चीज कि किसी भी कंडक्टर में, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, जूल्स लॉ भी थोड़ी सी आपने पढ़ी होगी, तो उसमें बताया जाता है कि कंडक्टर के अंदर अगर हीट जनरेट होता है तो कितना हीट जनरेट होगा, हाउ मच हीट इज जनरेटेड इनसाइड द कंडक्टर इज गिवन बाय H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई एम यहाँ पे हम इसे स्मॉल टी लिख रहे हैं ताकि टी फॉर टाइम, ठीक है ना। आई स्क्वायर आर टी, इस रिलेशन से हमें मिलता है कि एक कंडक्टर के अंदर कितना ज्यादा हीट का जनरेशन होगा, कितना ज्यादा हीट का जनरेशन होगा। लेकिन एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे जितना ज्यादा हीट सप्लाई कर रहे हो तो उससे कितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इस पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि मैंने मटेरियल एक लिया है, ये मटेरियल लिया है और ये मटेरियल क्या है, कॉपर का है, ठीक। सेम मटेरियल मैंने ले लिया एक आयरन का, एल्युमिनियम का, थोड़ा देर के लिए एल्यूमिनियम का, ठीक। यहाँ पे ये मटेरियल हमारा है आयरन का, ठीक। देखो, ये आयरन का मटेरियल है, ये एल्यूमिनियम का मटेरियल, दोनों का लेंथ एक बराबर है, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन भी एक बराबर होगा, लेकिन दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी तो अलग अलग होगी ना। दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी तो सेम टू सेम नहीं होगी, दोनों सेम टू सेम अमाउंट में हीट को पास तो नहीं करेगा, हीट को कंडक्ट तो नहीं करेगा। दोनों का सेम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं होगा, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस मटेरियल के अंदर हम हीट जनरेट करवा रहे हैं, अगर मटेरियल के अंदर हम हीट जनरेट करवा रहे हैं या एक्सटर्नल किसी गैस के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू हम इसको गर्म कर रहे हैं, इस चीज को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गर्म करने के बाद वो हीट, जितना हीट हम इसको सप्लाई किए, कितना टेम्परेचर इसका चेंज किया, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो इस बात पे ना डिपेंड करेगा। मतलब ये मेल्ट तब होगा जब इसका टेम्परेचर चेंज होगा। आप हीट कितना भी सप्लाई कर दो, एनर्जी कितना भी सप्लाई कर दो, इससे मतलब नहीं है, ये गलेगा तब जब इसका टेम्परेचर चेंज होगा। एक लकड़ी को तुम क्या करो, उसके अंदर हीट सप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, गलवे नहीं करेगा, वो जल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बात ये होता है कि आप इसका टेम्परेचर जब चेंज होता है, जब इसके खुद का टेम्परेचर चेंज होगा, तब जाकर के ये क्या करेगा, मेल्ट होगा। आप हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट सप्लाई करके हम लोग टेम्परेचर को चेंज करवाते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे रेसिस्टेंस हम ये हीट प्रोड्यूस करवाए तो ये हीट मटेरियल के टेम्परेचर को चेंज करेगा, और जब टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा तब जाकर के वायर मेल्ट कर जाएगा, समझ रहे हो ना बात। टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से जब ज्यादा हो जाएगा तब जाकर के मटेरियल क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर और हीट प्रोडक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। देखना,
कहता है क्या कि H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये हमारा हीट का प्रोडक्शन है, इतना ज़्यादा हमारा हीट का प्रोडक्शन होगा। अब देखो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा इसको हम ऊपर लिखते हैं ताकि मेरे लिए आसानी हो कैलकुलेशन करना, जगह बचे, दो बोर्ड नहीं लेना पड़े हमें। H इक्वल्स टू क्या होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब इस R का वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं ना, R, क्योंकि हमें तो लेंथ चाहिए, एरिया चाहिए, तो लेंथ के लिए हमें तो लेंथ के बारे में ना बात करें, क्वेश्चन तो है कि लेंथ पे क्यों नहीं डिपेंड करता है, तो R को लेंथ में कन्वर्ट कर दो, R का वैल्यू लिख दो। R इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए होता है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या H इक्वल्स टू आई स्क्वायर रो एल अपॉन ए इंटू टी, इंटू टी, ये टी यहाँ पे छोटा टी लिख रहा है, टी का मतलब टाइम, ठीक है ना, यानी कि H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर रो एल टी बाई ए। ये हीट हम क्या किए, कंडक्टर के अंदर सप्लाई किए। मेरे कहने का मतलब है कि जो फ्यूज वायर हम यूज किए, उस फ्यूज वायर के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इतना हीट उस फ्यूज वायर में जनरेट हुआ। अब ये हीट कितना टेम्परेचर चेंज करेगा ये भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि जब ये हीट सप्लाई करो और उसका जब टेम्परेचर चेंज होगा तब ना वो मेल्ट करेगा, समझ रहे हो ना। तो ये हीट तो हम सप्लाई किए, इतना हीट तो सप्लाई हो गया, ठीक है ना, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करने की वजह से, तो इतना हीट सप्लाई हुआ, तो ये कितना टेम्परेचर को चेंज करेगा, ठीक है ना। तो फ्यूज का मेल्टिंग डिपेंड करता है टेम्परेचर के चेंज होने पे, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट यू आर गोइंग टू सप्लाई। आप कितना हीट सप्लाई कर रहे हो इससे मतलब नहीं है, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है इससे मतलब है, समझ रहे हो ना। तो देखिए हम बात करते हैं, जब आप +2 में जाइएगा ना तो आपको एक रिलेशन मिलेगा चेंज इन टेम्परेचर का। तो चेंज इन टेम्परेचर बराबर होता है, यानी कि डेल्टा टी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। चेंज इन टेम्परेचर बराबर होता है डेल्टा टी बराबर ये कैपिटल टी हम लोग लिख रहे हैं, कैपिटल टी का मतलब टाइम नहीं है, कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर बराबर Q बाई एम सी। ये बस रिलेशन तुम याद रखना, जैसे R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी वाले रिलेशन को याद रखते थे ना हीट वाले में, तो रेसिस्टेंस में जब टेम्परेचर बताया जाता था, वैसे ये भी रिलेशन तुम सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। उतना ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, 11th-12th में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा ये रिलेशन याद रखो। टेम्परेचर किसी भी सबस्टांस का कितना चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बाय मास ऑफ द सबस्टांसेस इनटू सी का मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ द सबस्टांसेस, सी का मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ द सबस्टांसेस। हम यहाँ पे लिख देते हैं टी का मतलब, डेल्टा टी का मतलब अमाउंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। Q का मतलब होता है, ये हो गया डेल्टा टी बराबर, Q का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं, और C का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का स्पेसिफिक हीट क्या है, ठीक है ना। ये इतना रिलेशन होता है, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ याद रखोगे, बाकी सारा चीज़ अब तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस डेल्टा टी इक्वल्स टू Q बाई एम सी से हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पर रिलेशन, ठीक है ना। इसको यहाँ पे हम घेर दिया लाइन खींच करके, आगे यहाँ से बढ़ते हैं। डेल्टा टी इक्वल्स टू Q बाई एम सी। अब देखो यहाँ पे Q बाई एम सी, Q का मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, तो इसको H से रिप्लेस कर देंगे, यही ना हीट हम सप्लाइड करें, H इक्वल्स टू आई पी एल टी बाई ए, सॉरी आई डो एल टी बाई ए, यही ना हीट सप्लाई करें, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले हम इस मास को हटा देते हैं और मास को लेंथ और एरिया के टर्म में लिखते हैं। अच्छा देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी, इसी को ना डेंसिटी बोलते हैं। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और मास बराबर अगर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा तो वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखते हैं। तो मास बराबर डेंसिटी, मास बराबर यहाँ पे लिख देते हैं D इक्वल्स टू होता है M बाई V, तो यहाँ पे M इक्वल्स टू हो जाएगा डी भी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। और वॉल्यूम का बराबर वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू एरिया, तो यहाँ पे हम लोग मास बराबर D इंटू लेंथ इंटू एरिया, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हम अब इसको यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा T इक्वल्स टू Q बाई
एम का मतलब DLA, DLA डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू एरिया इंटू C, DLAC। ठीक है, अब Q का वैल्यू इसके अंदर से पुट करते हैं। ठीक है, अब ये है इक्वेशन 1, इसको मान लो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 Q इक्वल्स टू H है हमारा, Q बराबर H है, Q बराबर हमारा क्या है, Q इक्वल्स टू H इक्वल्स टू IP I रो L T L I रो L T, ये T का मतलब टाइम है, बाई A, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर डेल्टा T इक्वल्स टू, इसका वैल्यू पुट करो I रो L T बाई A बाई, ये तो बाई A हो गया, ठीक है ना, बाई ये तो ऊपर वाला क्वांटिटी हो गया। Q का वैल्यू हम लोग लिख दिए यहाँ पे। देयरफॉर डेल्टा T बराबर, डेल्टा T इक्वल्स टू I रो एल टी अपॉन A, ये तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए, Q का वैल्यू पुट कर दिए, और DLAC मास का वैल्यू DL है, डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू एरिया इंटू C। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू, डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू एरिया इंटू C, DLAC। ठीक है, अब ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, देयरफॉर डेल्टा T बराबर हो जाएगा I का मतलब I, ठीक है ना, यहाँ पे I स्क्वायर है, सॉरी I स्क्वायर रो L इंटू टी, I स्क्वायर है, ये I स्क्वायर यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, तो I स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, I स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I स्क्वायर रो L इंटू टी अपॉन T बाई DLAC, यानी कि हम लोग इसको DLA आया यहाँ पे, तो इसका ये वाला A इसके साथ, ये वाला A इसके नीचे आ गया, तो A मिल करके A स्क्वायर बना दिया, तो DLA स्क्वायर इंटू C। अब देखो क्या ये L और L काट दें, L और L काट दे, तो L और L अगर हम काट देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, अगर ये L और L हम लोग काट देते हैं तो हमको मिलेगा क्या, डेल्टा T इक्वल्स टू, डेल्टा T इक्वल्स टू I स्क्वायर रो T का मतलब टाइम बाई डेंसिटी इंटू एरिया स्क्वायर इंटू C। मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ। अब यहाँ पे देखो इस रिलेशन में क्या कोई लेंथ है क्या, क्या कोई लेंथ है क्या, मतलब क्या जो टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर जो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर बराबर क्या इसमें कोई लेंथ है क्या, तो टेम्परेचर को चेंज करने के लिए लेंथ से इंडिपेंडेंट है। तो जब लेंथ बढ़ाने या घटाने से टेम्परेचर में जो चेंजिंग आ रहा है वो बढ़ेगा और घटेगा ही नहीं, तो फिर फ्यूज वायर तुम्हारा लेंथ पे क्यों डिपेंड करेगा, फ्यूज वायर को लेंथ से इसका कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना, यहाँ से लेंथ हट गया, मतलब फ्यूज वायर को लेंथ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि फ्यूज वायर तो काम तभी करेगा जब मेल्ट करेगा, और मेल्ट तभी होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, और अगर टेम्परेचर चेंज होने के लिए लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होने के लिए लेंथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, तो फिर हमारा काम बन रहा है, समझ रहे हो ना, इसका मतलब है कि हमारा फ्यूज भी लेंथ के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड करेगा करंट पे, डिपेंड करेगा रेसिस्टिविटी पे, डिपेंड करेगा टाइम पे, डिपेंड करेगा उसके डेंसिटी पे, डिपेंड करेगा एरिया पे भी, डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी, और डिपेंड करेगा उसके स्पेसिफिक हीट पर भी, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा सिवाय लेंथ के, सिवाय लेंथ के। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे, और यही एक नया रिलेशन था, इसी की वजह से शायद क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि हमने ये रिलेशन पर कोशिश कर रहे थे देख करके, लेकिन ये तो है हमारा अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड और अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड, लेकिन हीट सप्लाइड करने से उस कंडक्टर में, यानी कि जो फ्यूज वायर ले रहे हैं हम लोग, फ्यूज वायर, तो फ्यूज वायर का जो कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल है, उस मटेरियल का कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये हमें इस रिलेशन से मिलता है, और जितना टेम्परेचर चेंज होगा उसी के अनुसार ना वो मेल्ट करेगा, समझ रहे हो ना, तो इसके अनुसार हमको यहाँ से मिल रहा है, और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस तरीके से हम सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, हीट सप्लाई के उसका वैल्यू यहाँ पे पुट किए, यहाँ पे डेल्टा T बराबर I स्क्वायर रो T अपॉन
dA² हमको मिला। यहाँ पे कोई लेंथ नहीं है, दैट मीन्स कि चेंज इन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, देयरफॉर द फ्यूज वायर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द मटेरियल। होप कि ये क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट करोगे आप लोग, और कमेंट करोगे तो मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। जरूरत पड़ता है वीडियोस बनाने की तो वीडियोस बना कर भी मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक ये सारा चीज़ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। हम प्रण लिए हैं कि अश्विनी सर आपके एक भी क्वेश्चन का मतलब आंसर नहीं छोड़ेंगे, हर क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे, ठीक है ना। तो आप भी प्रण ले लो कि आप मेरे हर एक वीडियोज़ को शेयर करिएगा, है ना। आपके हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, आप मेरे हर एक वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, थैंक्स, बाय, जय हिंद।